अस्सलाम फ्रेंड्स। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था हिपैटोबिलियरी सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने उसकी सारी क्लिनिकल एनाटॉमी जो रिक्वायर्ड है वो देखी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये हिपैटोबिलियरी सिस्टम के अंदर कोई पैथोलॉजी आ जाए तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। तो वो हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी की मैं हमको हाईलाइट पॉइंट बताऊंगा और मेजर आज का हमारा टॉपिक जो है वो ERCP है। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोसेस कैसे करते हैं, उसकी इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशन, यूजेस, उसकी जो है वो कॉम्प्लिकेशन सारी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कभी भी हमारे पास ही पेट्रोबिलरी सिस्टम के अंदर कोई स्टोन्स बन गए, स्ट्रक्चर बन गया, लीकेज हो गया, तो हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम प्लेन रेडियोग्राफ करा सकते हैं। प्लेन रेडियोग्राफ में ना दो मसले मसाइल होते हैं। पहली बात ये कि अगर कैल्सिफिकेशन है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें कैल्सिफिकेशन होती है, जैसे पोर्टलिन ब्लैडर है, प्री मेलिग्नेंट करिए, इसमें करा सकते हैं। या हमारे पास जो है स्टोन्स के लिए हम रेडियोग्राफ करा सकते हैं, लेकिन हर स्टोन जो है रेडियोग्राफ पे अपीयर नहीं होता। कुछ स्टोन होते हैं रेडियो ल्यूसेंट, कुछ होते हैं रेडियो ओपेक। जो रेडियो ओपेक होंगे सिर्फ उन स्टोन्स के लिए हम प्लेन रेडियोग्राफ करा सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें क्या पता चलेगा, स्टोन्स का पता चलेगा। अगर स्टोन्स की वजह से कोई डक्ट्स वगैरह डायलेटेड है तो वो नजर आ जाएंगे। तीसरी चीज़ हम CT करा सकते हैं। CT आमतौर पर हम ज़्यादातर करवाते हैं मेलिग्नेंसी के लिए। चौथी चीज़ हमारे पास है MRCP। MRCP क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी होती है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी कि ये एडवांस टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आजकल इस टेक्निक ने ERCP को भी रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ERCP जो आज मैं भी आपको बताना है वो थोड़ा सा इन्वेसिव होता है, तो उसकी जगह हम MRCP जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ERCP करते हैं। ERCP क्या होता है, ERCP की डिटेल में भी आपको इसकी बताता हूँ। इसके अलावा PTC क्या है, इट इज़ परक्यूटेनियस ट्रांस हिपैटिक कोलेंजियोग्राफी। अब PTC हम उस वक्त करते हैं, अब हर चीज़ की एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जैसे आपको पता है CT स्कैन की जब भी बात होगी मेलिग्नेंसी के लिए, फिर रेडियोग्राफ जब भी हम यूज़ करते हैं अगर रेडियो पे एक स्टोन्स होगा, एक एक वर्ड आपने याद रखने की पॉइंट्स। इसी तरह MRCP मैंने बताया कि ERCP को आजकल इसने रिप्लेस किया हुआ। PTC उस वक्त यूज़ करते हैं जब ERCP यूज़ ना कर सकें। ERCP में भी आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। अगर किसी बंदे की हिपैटोजिनोस्टमी या पहले बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, हम उसमें ERCP नहीं कर सकते तो हम PTC कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग, इसमें टेक्टीनियम यूज़ करते हैं और इसमें एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हाइडा। ये आपने याद रखना है, HIDA। ये MCQ की बात है। ये होता है हिपैटिक 2,6 डाईमिथाइल इमिनो डाई एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज़ ERCP। सबसे पहले आपने इसका वर्ड का मतलब समझना है। अगर आपको वर्ड का मतलब समझ आ गया, उससे ही ईजिली आपको प्रोसीजर और इसका बाकी चीज़ें याद रखना आसान होगी। इसका लफ्ज़ी मतलब होता है एंडोस्कोपिक। E स्टैंड फॉर एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक। और R का मतलब होता है रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड। C का मतलब होता है कोलेंजियो और P का मतलब होता है पेंक्रियाटोग्राफी, पेंक्रियाटोग्राफी, पेंक्रियाटोग्राफी। तो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी को हम कहते हैं ERCP। ये आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे पास अगर हमारे पास हिपैटोबिलियरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया है। एक किस्म की इन्वेसिव जो है, पहली बात है आपने याद रखना कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। नंबर 2 पे इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए परफॉर्म करने के लिए, ऐसे नहीं होता ये। और होता क्या है, अब देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ C शेप की, हमारे पास ऐसे समझ लें आपके ये ड्यूडिनम है, ठीक है। ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट है ये। C शेप हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम है। अब ड्यूडिनम में क्या आके ओपन होती है, मैंने आपको बताया था कि हिपैटोबिलियरी सिस्टम की क्लिनिकल एनाटॉमी में बताया था। कॉमन बाइल डक्ट आती है, ये कॉमन बाइल डक्ट जो रेड में दिखाई हुई है, और ये जो ब्लू कलर की है ये हमारे पास है पेंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर कॉमन ओपनिंग के थ्रू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में ओपन होते हैं। जहाँ पे ये ओपन होती हैं उसको कहते हैं एम्पला ऑफ वेटर, ठीक है। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारा ड्यूडिनम है, ये कॉमन बाइल डक्ट, पेंक्रियाटिक डक्ट, एम्पला ऑफ वेटर पे आके ओपन हो रही है। नॉर्मली अगर हम बाइल के फ्लो की बात करें तो बाइल ऊपर से आता है, कॉमन बाइल डक्ट, फिर इधर पेंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से होता हुआ ड्यूडिनम में आता है। ये तो नॉर्मल फ्लो की डायरेक्शन है बाइल की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने कॉमन बाइल डक्ट को, पेंक्रियाटिक सिस्टम को, ये पूरे सिस्टम को विजुअलाइज करना है, हमने देखना है इसको, ठीक है। ग्राफी का मतलब क्या होता है, देख रहे हैं हम, ठीक है। देख कैसे रहे हम देख कैसे रहे हैं कि नॉर्मली ये सिस्टम स्टार्ट होता है, इसकी एनाटॉमी जब मैंने पढ़ाई थी तो ऊपर से स्टार्ट होता है। कॉमन बाइल डक्ट ऐसे ऊपर से आ रही, पेंक्रियाटिक डक्ट, और आके टर्मिनेट यहाँ पे हो रहा है एम्पला ऑफ वेटर पे। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्लो के उल्टी डायरेक्शन में हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ, जहाँ पे वर्ड आ रही है कोलेंजियो। कोलेंजियो का मतलब होता है बाइलरी सिस्टम, पेंक्रियाटो का मतलब पेंक्रियाज। तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक सिस्टम को और बाइलरी सिस्टम को दोनों को देख रहे होते हैं कि इसमें कोई अब नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं पड़ा, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं पड़ा। हम इसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, इसको देख रहे होते हैं। रिट्रोग्रेड इसको क्यों कहते हैं, कि हम क्या करते हैं, हम एक एंडोस्कोप लेके आते हैं, एंडोस्कोप लाते हैं, एंडोस्कोप इससे आएगी, एंडोस्कोप को हम ले आते हैं अप टू द पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। यहाँ से एंडोस्कोप के ज़रिए हम
एम्पल ऑफ वेटर में आते हैं और यहाँ से हम सिस्टम को ऐसे ऊपर तक जाते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इसको देखते हैं। क्योंकि नॉर्मल बाइल फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए इसको रिट्रोग्रेड कहते हैं। एंडोस्कोप यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसके साथ वर्ड एंडोस्कोप यूज़ किया। और हम बाइलरी सिस्टम को और पेंक्रियाटिक सिस्टम को देख रहे हैं, तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। मतलब ये है कि एक एंडोस्कोप यूज़ करेंगे, उसके थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में एम्पल ऑफ वेटर से हम बैक जाके बाइलरी सिस्टम को और पेंक्रियाटिक सिस्टम को विजुअलाइज करेंगे, कहीं पे स्टोन लीकेज या इस तरह का तो नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये सारा मैंने इसकी बेसिक कंसेप्ट समझा दिया। प्रोसीजर ये होता है कि हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एक एंडोस्कोप लेते हैं, ये मैंने दिखाई है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप को हम एक्सटेंड करके अप टू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूबिनम तक ले आते हैं, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूबिनम तक एंडोस्कोप आ गए। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम एम्पल ऑफ वेटर को आइडेंटिफाई करते हैं। जब एम्पल ऑफ वेटर को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करते हैं, एक कैनुला इंसर्ट करते हैं, कैनुला इंसर्ट करते हैं एम्पल ऑफ वेटर से। ये कैनुला क्या करता है, कैनुला एक वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडियम को डाल देता है, किसमें, दोनों सिस्टम में, बाइलरी सिस्टम में भी पेंक्रियाटिक सिस्टम में भी। वो जो रेडियो हमारे पास जो कंट्रास्ट होती है, जो हम इंसर्ट करते हैं कैनुला के थ्रू, एम्पल ऑफ वेटर के थ्रू जाते हैं और कंट्रास्ट इंसर्ट कर देते हैं बाइलरी सिस्टम में भी पेंक्रियाटिक सिस्टम में भी, वो इन सारे बाइलरी सिस्टम को पेंक्रियाटिक को सबको विजुअलाइज कर देता है। तो इस तरह हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो प्रोसीजर क्या हुआ, एंडोस्कोप को हमने इंसर्ट किया, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूबिनम तक लाए, एम्पल ऑफ वेटर को आइडेंटिफाई किया, फिर एक कैनोला के थ्रू वाटर सोलुबल कंट्रास्ट दोनों सिस्टम में इंसर्ट कर दिया। जब कंट्रास्ट जैसे ही इनमें एंटर होगा तो इनको जहाँ जहाँ जाएगा कंट्रास्ट वो इनको विजुअलाइज कर देगा और हम फिर क्या कर लेंगे, पूरे सिस्टम के एक्सरेज ले लेंगे। तो इस तरीके से रिट्रोग्रेड जाते हुए हमने इस बाइलरी और पेंक्रियाटिक सिस्टम को एंडोस्कोप की मदद से विजुअलाइज कर लिया, इसलिए इसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेंक्रियाटोग्राफी। ये इसका मैकेनिज्म सारा आपको बता दिया मैंने। अब हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, अब हमने इसको ये देखना है असल में हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। ये हम तौर पे हमारे पास पास्ट में इसको यूज़ करते थे फॉर डायग्नोस्टिक अप्रोच, और आजकल हम इसको ज़्यादातर यूज़ करें थेरेप्यूटिक अप्रोच। डायग्नोस्टिक अप्रोच आजकल इसको क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे अच्छी डायग्नोस्टिक हमारे पास अप्रोच है MRCP। आगे ये हाई यील्ड पॉइंट है, आपने याद रखना है। MRCP हम इसकी जगह पे यूज़ करते हैं, वो लेस इन्वेसिव होता है, अच्छा अप्रोच इससे। अब हमारे पास जो डोकर है सर जी की बुक, इसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, इसने सिर्फ थेरेप्यूटिक अप्रोचेज इसकी यूजेज बताए हुए हैं। डायग्नोस्टिक कहाँ पे यूज़ करते हैं ये नहीं बताया हुआ, लेकिन एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं वाइवा में कि अच्छा आजकल क्या डायग्नोस्टिक में यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लेते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोचेज, थेरेप्यूटिक यूजेज इसके पहले देख लेते हैं। अब आप इसी डायग्राम को अगर आप फोकस करें तो इसी को देखते हुए हम देख लेते हैं हम क्या कर रहे थे। इस टेक्निक से दो सिस्टम को विजुअलाइज कर रहे थे, बाइलरी सिस्टम को और पेंक्रियाटिक सिस्टम को। तो सबसे पहले थेरेप्यूटिक सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट करते हैं यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन पड़ा है तो इस स्टोन को आप रिमूव कर सकते हैं। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कोई लीकेज हो गया है, ट्रोमा हो गया, बाइल लीक कर रहा है, तो लीकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए, स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, लीकेज को ठीक करने के लिए इसको हम देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि यहाँ पे पड़ा होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बाज़ का स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो जाता है टाइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बाइल ऊपर से तो नीचे आ जाता है लेकिन आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से कोल की पेन होती है। तो उसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है, स्फिंक्टरॉटमी। ये स्फिंक्टर को कट करते हैं, ये स्फिंक्टर हमारे पास फर्ज किया, इसको 1 o'clock और 11 o'clock की पोजीशन में कट करते हैं। तो इस स्फिंक्टरॉटमी के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम इस ERCP को यूज़ कर सकते हैं। अब पेंक्रियाटिक सिस्टम में आ जाए, पेंक्रियाटिक सिस्टम की विजुअलाइज करने के लिए कहीं डायलिटेशन तो नहीं है, कहीं पे स्टोन तो नहीं पड़ा, पेंक्रियाटिक स्टोन है अगर पड़ा उसको रिमूव करने के लिए बाज़ का हमने स्टेंट डालना होता है, स्टेंट डालने के लिए कॉमन बाइल डक्ट में, पेंक्रियाटिक डक्ट में, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो थेरेप्यूटिक यूजेस रिवाइज करता हूँ कि स्टोन पड़ा उसको रिमूव करने के लिए, स्फिंक्टर को कट करने के लिए, लीकेज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा हमने इसमें स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मेजर थेरेप्यूटिक के लिए अगर देखा जाए तो इसमें साथ हम जो है इसके अलावा स्टंट वगैरह डालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास सारी जो अप्रोचेस थी ये हमारे पास थी थेरेप्यूटिक यूज है। और अगर आजकल पूछा जाता है अक्सर कि बहुत कम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक अप्रोच में, लेकिन डायग्नोस्टिक अप्रोच में करते हैं, तो आपके पास सबसे पहली बात इसमें कॉमन चीज़ है कि मोस्ट कॉमन इसको किस लिए यूज़ करते हैं आजकल। डायग्नोस्टिक अप्रोच की अगर बात की जाए तो इसको डायग्नोस्टिकली यूज़ करते हैं। CBD में अगर आपके पास स्टोन पड़ा है ना तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो ERCP है, ये याद रखना है।
सीबीडी स्टोन जब भी आएगा ना हमारे पास, ये उसमें बात मेंशन नहीं है डोगर के अंदर, लेकिन आपने ये याद रखनी है कि आजकल इसको डायग्नोस्टिक भी कभी कभी यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? सीबीडी स्टोन के लिए। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, इसके डायग्नोसिस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन है ये, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेंक्रियाटिक डिवीजन, अगर उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पेंक्रियाटिक डिवीजन। ये मैंने आपको इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोचेस और इसकी थेरेप्यूटिक जो है यूजेस वो सारे बता दिए ईआरसीपी के। अच्छा जी, अब हम लास्ट पे रह गए इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी डोगर के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अक्सर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखें, वही प्रोसीजर आपको बताया था कि एंडोस्कोप डालते थे हम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक ले जाते थे, उसको एम्पलाफेटर आइडेंटिफाई करके कैनुला डालते थे। तो अब ये एक किस्म का इन्वेसिव प्रोसीजर है। अगर बंदा लेट्स सपोज जो करने वाला वो एक्सपर्ट नहीं है, या प्रोसीजर के दौरान मिस्टेक हो गई, तो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, ब्लीडिंग। इसके अलावा क्या होता है कि बाज़ वक़्त इधर से स्टोन निकालते निकालते ये पेंक्रियाज में जाके इसने पेंक्रियाटाइटिस कर दिया, तो इसको कहते हैं गाल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईआरसीपी इज गाल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस। ये आपने याद रखना है, गाल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा आप ड्यूडिनम के साथ, यहाँ ड्यूडिनम से लेके जा रहे थे एंडोस्कोप को, कैनुला डाल रहे थे, तो कैनुला ले जाते वक्त ड्यूडिनल परफोरेशन हो सकती है। ड्यूडिनल परफोरेशन के अलावा यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, बाइलरी सिस्टम में, इसको कोलेंजाइटिस कह सकते हैं। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, मोस्ट कॉमन स्टोन यहाँ से स्लिप किया पेंक्रियाज में आकर, उसने इन्फेक्शन कर दिया, तो ये इन्फ्लेमेशन कर दी, तो गाल स्टोन पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? ड्यूडिनल परफोरेशन हो सकती है। मोर्टेलिटी बहुत ही रेयर केसेस में होती है, अगर कोई अनफिट बंदा था जिसकी ये कर दी है तो ये हमारे पास मेजर सारी इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस कर ली।